दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे हूँ ये एक तरह से भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से देखें तो लगभग 4 राज्यों का बॉर्डर एरिया है और कोयले की बड़ी खदान नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। तो उस जगह पर मैं बैठा हूँ। इस ज़िले का नाम सिंगरौली है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसके थोड़ी ही दूर पे बगल में छत्तीसगढ़ है, एक तरफ फिर सोनभद्र है। और इस जगह पर आने और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये जो कोयले की इतनी बड़ी महारत्न कंपनी जो कोल इंडिया है उसका एक बहुत बड़ा केंद्र, और इस केंद्र में हज़ारों लोग काम करते हैं। अलग अलग तरीके का काम है। देश को अभी आप बता रहे थे कितने करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना दिया? 28,270 करोड़ रुपए का ये मुनाफा कोल इंडिया ने इस देश को दिया। यानी आप समझ सकते हैं महारत्न कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है देश के लिए। और यहाँ काम करने वाले बहुत सारे कमीरा लोग, जैसे हम SC ST OBC कहते हैं, मेहनत कश जातियाँ, उसके लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसमें एक बड़ी तादाद OBC लोगों की है। लेकिन बहुत लंबे समय से यहाँ OBC का अपना कोई संगठन नहीं था। और मैं जिस जगह बैठा हूँ और मेरे आसपास जो लोग बैठे हैं ये बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC कोल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, OBC समाज के लोगों ने मिलकर बनाया। और अभी जितने लोग हमसे मिलने आए, कल से लेके आज तक में हज़ारों लोगों ने हम जैसे लोगों को, जो कि मतलब वैचारिक काम करते हैं, मैं पहली बार इस पूरे इलाके में आया तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना भी स्वागत होगा। रात में खड़े थे, सुबह सैकड़ों लोग आए मिलने। और मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ तो इस ऑफिस में आकर के, क्योंकि जब आप सांगठनिक आकार देते हैं तो आप अपने मुद्दे की लड़ाई के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए और अपने लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए संगठित होकर जब काम करते हैं तो असल में फिर आप समाज का काम कर रहे हैं। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस कोल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन है, हम उसकी ऑफिस में बैठे हैं सिंगरौली में, और सरकार ने ये दिया है। हमारे साथ जय बहादुर जी बैठे हुए हैं जो इसके आप इसमें क्या है, महासचिव कोल इंडिया जय बहादुर सिंह यादव जी हैं, और आप राम मनोहर जी हैं। और आप इधर देखेंगे हर तरफ जो लोग बैठे हुए हैं ये सारे पूरे OBC समाज के लोग, अलग अलग जगह के लोग, कोई बलिया से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, बिहार से है, कोई गाजीपुर से है। और आप पूरा इनको देखेंगे तो पूरे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और ये जो कार्यालय बना हुआ है, अब मैं आपको वीडियो में बाद में दिखाऊंगा, इस पर जोड़ करके आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मेरे ऊपर आप देखिए तो माननीय नेताजी, उनकी स्मृति में एक तस्वीर लगी हुई है। और दूसरी तस्वीर आप गौर करिए, BP मंडल साहब की लगी हुई है, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो एक तस्वीर माननीय नेताजी की है, बीच में जो दूसरी तस्वीर है वो आदरणीय BP मंडल साहब की है, और तीसरी तस्वीर बाबा साहब डॉक्टर। इन तीनों तस्वीरों के बीच में यहाँ पर ये इनका केंद्रीय कार्यालय है। और अभी बहादुर जी ने ये बताया कि 3 या 4 जगह पूरे देश में, 4 जगह। तो जो जैसे इस तरह के जो भी संस्थान होते हैं, उन संस्थानों में जितने संगठन होते हैं, कर्मचारी संगठन होते हैं, उनको सरकार तमाम सुविधाएं देती है ताकि आप अपने लोगों के हक अधिकार और उनके सवाल को संगठित रूप से उठा सकें। तो मैं केवल बधाई देने के लिए और देश भर के लोगों को ये बात बताने और समझाने के लिए कि आप जैसे ही जागरूक होते हैं तो संगठित होते हैं, और संगठित होते हैं तो आप लोगों को उनके हक अधिकार के लिए जोड़कर एकजुट करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस कार्यालय के बाकी हिस्से में एक तरफ ज्योतिबा फूले साहब की तस्वीर लगी है, तो कहीं पेरियार ललई सिंह यादव की लगी हुई है, कहीं जगदेव बाबू की है, तो कहीं अलग अलग तस्वीरें तमाम महापुरुषों की। और वैचारिक जुड़ाव है। आप OBC में एक आरोप लगाया जाता है कि कुछ ही जातियों के लोग हर जगह दिखते हैं, और मैं जब इस संगठन के लोगों से कल से आज तक मैं मिल रहा हूँ
मुझे हर ओबीसी समुदाय के अलग अलग तबके से आने वाले लोग यहाँ पर एकजुट होकर बेपनाह मोहब्बत और सम्मान। तो बहुत संक्षेप में सर बहादुर सर बताएं आप लोगों को कि आप लोग कब संगठित हुए और क्या काम कर रहे हैं इस पूरे संगठन में। सर क्या है कि अपने पास कोल इंडिया में कोई भी संगठन एसोसिएशन नहीं था। ये 2020 में मुंबई में पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसमें स्पष्ट गाइडलाइन था कि जो भी संगठन आएगा ओबीसी का आएगा। तो कोल इंडिया के पास कोई ओबीसी का संगठन न होने के चलते ये लोग अदर संगठन को ले जाके वहाँ बैठाए थे, जिसमें हम भी थे। जब उनके द्वारा हम लोग का परिचय किया गया तो भरवली बहुत डांटा गया पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा कि आप लोग के पास अपना संगठन नहीं है, आप दूसरे संगठन के माध्यम से आके आप यहाँ बैठे हैं। आप लोग को शर्म करना चाहिए कि आज आप लोग इस व्यवस्था में हैं जो बाबा साहब की देन है, मंडल जी की देन है, और आप लोग संगठन नहीं बना पाए। हम लोग वहाँ से सब प्रभावी होकर अपना एक संगठन बनाया और कोल इंडिया से रजिस्ट्रेशन लेके मान्यता उसको प्राप्त किया। मान्यता प्राप्त करने के बाद हम जो कि एनसीएल में कर्मचारी हैं, यहीं पे कार्यरत हैं, तो हमने यहाँ से काम चालू किया। आज एनसीएल में हमारा 3000 मेंबरशिप है, चेकआउट सिस्टम मेंबरशिप से डिडक्शन से, और बाकी सभी कंपनी में सीसीएल में, बीसीसीएल में, डब्ल्यूसीएल में, एमसीएल में, एनसीएल में सब जगह हमारा संगठन बना हुआ है। हर जगह कमेटी बनी हुई है। 4 स्टेट में कार्यालय मिल गया, 4 कंपनी में, और कोल इंडिया में लगातार हमारी बैठक चालू है। लेकिन सर इस संगठन को बनाने का उद्देश्य भी जो है बहुत गंभीर है, क्योंकि आज तक जब से आज़ादी से लेकर आज तक हमको 27% का रिजर्वेशन ही नहीं मिला। कहीं ना कहीं हमको स्टेट वाइज लोग बांट के हम लोग को विखंडित करके हम लोग गुमराह किए, जिसके चलते ये हुआ कि धीरे धीरे हमारा बैकलॉग आज 1 लाख जमा हो गया। दूसरा बात कि आज कोल इंडिया प्रबंधन हमारा बैकलॉग को एक जगह बना के भी नहीं रखना चाहता कि कल भविष्य में इस तरह का कोई ड्यूटी का गाइडलाइन आता है तो हम उसको मास लेवल में भर्ती कर लें। उनका कहना है कि भाई इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है कि हम आपके लिए कोई बैकलॉग सीट बचा के रखें। सर इसके बाद फिर हम 21 में पार्लियामेंट्री कमेटी विजिट किए, आपका कलकत्ता में हुआ, तो उसमें भी हमारा यही क्वेश्चन रहा उनसे पार्लियामेंट्री कमेटी से। उसमें चेयरमैन राजेश वर्मा जी सीतापुर से सांसद रहे और अभी भी हैं वर्तमान में। तो उनसे भी हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहा कि सर आप हम लोग को 27 तो दीजिए। तो उन लोग को अचंभा हुआ हमारा क्वेश्चन सुनने के बाद कि आप मांग क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो। हम बोले सर हमको 27 नहीं मिलता, इसमें 27 सांसद थे सब और सभी पार्टियों के रहते हैं। सबने आश्चर्य जाहिर करते हुए हंसा मेरे ऊपर। फिर पूछा उन्होंने कोल इंडिया प्रबंधन से क्या बात है सही है, तो बोले हाँ सर हम कोल इंडिया में हम लोग इनको 27 नहीं देते। तो क्यों नहीं देते, तो सर हमारे पास एक अलग से भारत सरकार का निदेशक कार्य विभाग का ड्यूटी का गाइडलाइन है, इसमें जो कंपनी का मुख्यालय जिस स्टेट में है स्टेट का आरक्षण देंगे, हम स्टेट का आरक्षण देते हैं। तो उनको भी ताजुब लगा कि भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर होने के बावजूद भी हमको स्टेट का आरक्षण मिल रहा है। तो सर हमारा जब उस पर हम प्रकाश डाले, फिर वो वहाँ भी बोले ठीक है हम लोग इसको पार्लियामेंट में क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करा के इसको हम लोग सुधार कराएंगे। कुछ नहीं हुआ सर, 21 भी निकल गया। फिर 22 में मुंबई में ताज में फिर मीटिंग रहा 10 नवंबर को, फिर उसमें हम लोग हमारा एसोसिएशन गया, फिर हमारा सेम में क्वेश्चन। फिर उनके बाद उनका कहना हुआ कि ऐसा है कि आपका एक ही क्वेश्चन है, एक ही हम जवाब है कि हम लोग नहीं दे सकते, इस बार क्वेश्चन कराते हैं पार्लियामेंट में और वहाँ से उसको संशोधन करा के कानून में प्रावधान ला के आप लोग को व्यवस्था देंगे। फिर वो लोग किए, फिर वहाँ भी नहीं हुआ। फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि पिछला सत्र जो चला उसमें हम 3-4 सांसद महोदय से मिल के व्यक्तिगत क्वेश्चन दिए कि सर इसको उठाइए, तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन उठाने के बाद हमने जवाब मांगा कि भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया है जो अनुषंगी कंपनियां हैं उस पर कितना % आरक्षण मिलता है। तो हालांकि मेरा एड्रेस जो था सिंगरौली से था, तो उन्होंने जवाब दे दिया उधर से कि मध्य प्रदेश में एनसीएल नॉर्दर्न कोऑपरेटिव लिमिटेड आता है, इसलिए इनको 14% हम रिजर्वेशन देते हैं। बस एक लाइन में स्पष्ट करके उन्होंने हमें दे दिया। इसके बावजूद जब हम फिर पार्लियामेंट गए तो वहाँ पे हमारे आदरणीय संरक्षक माननीय सांसद गणेश सिंह सतना के द्वारा भी उठाया गया था क्वेश्चन को, उनके द्वारा हमको दिया गया जवाब कि लो तुम अपना पढ़ो, जवाब तुमको मिल गया। हम बोले सर आप पढ़ लीजिए इसको, ये गलत है। तो देखे, बोले नहीं, बोले फिर पढ़े तो बोले हाँ तो गलत क्वेश्चन है, तो जवाब गलत दिया गया हमको। तो फिर वो बोले कि नहीं ठीक है इस सत्र में फिर उठाते हैं। तो सर कहीं ना कहीं हम लोग को गुमराह करते 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 राष्ट्रीयकरण से हम निजीकरण की ओर चल दिए और आज हमारे लोग विलुप्त हो गए। आज हमारी आबादी जो है पूरे कोल इंडिया में हम लोग देखेंगे तो 60-70 हज़ार भी नहीं बची है और हमारे लोग भर्तियों के नहीं आते हैं। ये सब बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसी चलते एसोसिएशन में और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और सबका सहयोग लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी आधी खदानें यूपी में भी है, फिर भी आरक्षण जो है मध्य प्रदेश वाला सर उसमें रिजर्वेशन में एक सर्कुलर है कि अगर हमारा कोई भी माइंस कोई भी कंपनी का हेडक्वार्टर अगर एक स्टेट में है, 2 स्टेट को प्रभावित करता है मैन पावर,
तो दोनों स्टेट के आरक्षण को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का, चाहे वो ओबीसी का हो, और जो आएगा उस पे लेना है। तो उसमें भी अगर ये लोग प्लस करें तो हम 21% आए, इसको भी लोग नहीं माने। लगातार कई भर्तियों में हमने ऑब्जेक्शन दायर करता रहा, लेकिन किसी ने इस पर कोई सुनने का टाइम ही नहीं है। इसके चलते आज हम लोग सफ़र करते करते आज हम लोग पर डे हम लोग की आबादी घटती जा रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जितनी बातें यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कि ओबीसी एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा, कहते हैं ताकत बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हकमारी हो रही है उस पर आज तक लड़ाई नहीं हो पा रही। और संगठन के लोगों की बात समझिए, आप महासचिव हैं उसके, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि नियमों को धता बता करके हकमारी की जा रही है ओबीसी की। और जो ओबीसी की तादाद कर्मचारियों की यहाँ ज़्यादा थी और वो घटती चली जा रही है, और दूसरी तरफ से पूरा सरकारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में बेची ही जा रही हैं। तो मैं देश नहीं बिकने दूंगा लोगों के कहने की वजह से। और खुद भी देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो ओबीसी है। और हम भी ये चाहते हैं कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप इसको समझिए कि सरकार, बाकी चीज़ें वो सब होती रहेंगी, समाज का जो मुद्दा होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। और जब अगर समाज की बात हो और ये हक न मिले जो बुनियादी हक है, अब अभी तो ये सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है कि जो टेंडर बड़ा बड़ा अरबों करोड़ों रुपए का दिया जा रहा है उसको किसको दिया जा रहा है, अभी तो हम पूछ ही नहीं रहे। अभी तो हम केवल ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों का पूरा है, जिसमें आपको 27% मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण आने के बाद तो देखिए ये 50% के ऊपर लिमिट भी नहीं बची है। तो ऐसा भी नहीं कि दलितों और आदिवासियों से छीना जाएगा, पूरा स्पेस बचा हुआ है। सर, हमसे पूछा गया कोल इंडिया के द्वारा कि तुम रास्ता बताओ कि इसको कैसे खत्म किया जा सकता है तुम्हारे विवाद को। हमने बोला सर कि मेरा कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वहाँ 27%, वेस्ट बंगाल में 27% रिजर्वेशन है, और ऑफिसर की वैकेंसी कोल इंडिया करता है। सर, हमारे टोटल कोल इंडिया के जितने ऑफिसर हैं उनकी वैकेंसी कोल इंडिया कलकत्ता से करता है, वो 27 देता है। तो हम बोले ऐसा कीजिए, जो हमारा एनसीएल, एमसीएल, अदर सब्सिडी की वैकेंसी निकालते हैं उसको आप हेडक्वार्टर से निकालिए, सेंट्रलाइज भर्ती निकालिए, फिर पोस्टिंग कर दीजिए। तो बोले ये हमारे लिए थोड़ा टेक्निकल इशू आएगा। हम बोले सर, कंपनी आपकी, व्यवस्था आपका, और आप रास्ता चाहते हैं तो बहुत छोटा सा रास्ता है। अभी आप जो भी वैकेंसी निकालते हैं सिर्फ उसको प्रकाशित वहाँ से करिए, बाकी प्राइवेट कंपनियाँ ही एग्जाम लेकर भर्ती करती है, भर्ती करके पोस्टिंग कर दीजिए, हमारा समाधान निकल जाएगा। लेकिन इसमें भी पिछले आदरणीय चेयरमैन साहब प्रमोद अग्रवाल जी का कहना था ठीक है हम विचार करेंगे, उनका भी सेवा का समाप्त हो गया। नए चेयरमैन साहब आए, उनसे हम फिर अभी नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं, मिलकर उनसे फिर अपील करेंगे हम लोग जी। तो अब आप पूरे मसले को समझ गए होंगे। मुझे लगता है देश का कोई ऐसा संस्थान सरकारी प्राइवेट नहीं है जिसमें कायदे से अगर देखा जाए तो ओबीसी को उसका पूरा हक मिला है। फिर भी मैं एक शिकायत हमेशा करता हूँ कि यह सब कुछ ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ भी रहा है। अब सब लोग समझ रहे हो ऐसा तो किसी समाज में नहीं है, लेकिन इस समाज की बहुत बड़ी आबादी इस बात को समझ रही है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो बिना एकजुट हुए, बिना लड़े, पता नहीं क्यों ये अन्याय चुपचाप देख रहे हैं। मैं बधाई दे रहा हूँ इस कार्यालय में जो बैठा हूँ, ओबीसी समाज के लोगों ने अपनी लड़ाई को संगठित किया है, तमाम समुदाय के लोगों को जोड़ा है। इनका कारवा बहुत बड़ा है। अभी आपने सुना कि 3000 से ज़्यादा तो सक्रिय सदस्यता है इनकी और मेंबरशिप है, और उसके बाद तो चाहने वालों की तादाद तो हज़ारों में है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई दे रहा हूँ इस काम के लिए कि आप लोगों ने संगठित होकर के इतना शानदार काम किया है। अभी तो मैं बहुत कम वक्त के लिए आया, तो बुनियादी चीज़ें हैं, फिर कभी मौका मिलेगा आप लोगों के बीच में आने का, किसी कार्यक्रम में आने का, तो हम और व्यवस्थित तरीके से इस बात को उठाएंगे। हम लोग भी इनसे वादा कर रहे हैं कि आपकी लड़ाई में हम भी शामिल हैं और हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें सर जी 3.25 लाख लगभग कोल इंडिया में एम्प्लॉई हैं, उसमें ओबीसी के जैसे सर ने बताया कि 60-70 हज़ार है, तो इस हिसाब से आप देखिए कि 3/4 हिस्सा भी ओबीसी इसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा है। अभी देखिए एक बात और समझ में आई कि 3 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं, 3.25 लाख, और 3.25 लाख कर्मचारियों के बीच कहा जा रहा है कि ओबीसी 60,000 70,000। अभी बहादुर जी बता रहे थे कि बैकलॉग 1 लाख के आसपास है। तो आपको जगह भी नहीं मिली, आपका बैकलॉग नहीं मिला, आरक्षण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, नियम बताया इन्होंने, कायदा बताया, मंशा नहीं है इसका मतलब। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अभी कायदे से ये लोग अभी लड़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी लड़ाई व्यवस्थित हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस कार्यालय में आकर के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग बाहर भी अपने अपने संस्थान में देख रहे होंगे, आप भी खोजेंगे तो ऐसे ही किसी जरूरत लड़ाई की महसूस होगी, आपके भी हकमारी हो रही हो। तो कोल इंडिया की लड़ाई को ये लोग जो लड़ रहे हैं
तो तमाम, और सांस्कृतिक तरीके से कार्यक्रम भी करते हैं, संगठन भी बनाया हुआ है, मेंबरशिप भी है, लोगों को जोड़ करके सांस्कृतिक रूप से भी सजग कर रहे हैं, और जो व्यवहारिक ज़रूरत है नियुक्ति की, नौकरी की, किसी के साथ कोई हक अधिकार मारा जाए तो उसके साथ खड़े होने की, इसमें ये लोग मजबूती से खड़े हो रहे हैं। तो बहुत बधाई आप लोगों को, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी लड़ाई कामयाब हो। हम लोगों से जितना सहयोग बन पड़ेगा, हम इस लड़ाई में हमेशा साथ रहेंगे। तो आप ये जो रिपोर्टिंग देख रहे थे, सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश, और ये कोल इंडिया का एक बहुत बड़ा केंद्र है जो 4 राज्यों की बॉर्डर एरिया से आप ये पूरी रिपोर्ट देख रहे थे। अगर आपको लगे कि आप इनकी मदद कर सकते हैं, देश के किसी कोने से आप इसे देख रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल दीजिएगा। हम इस बात पर एक विस्तार से और बातचीत करेंगे, हमने इनसे दस्तावेज मांगा है, और फिर इस मुद्दे को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।